इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और सुर्खियां अखबार के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत हम खबरों के साथ करेंगे और हर एक खबर पर डिटेल आपको अखबार से देंगे। शुरुआत करते हैं। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो फिलहाल देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा इलाके में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने इस हमले के बाद से 2 हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि तलाश पहले तक की जा रही थी क्योंकि एक को ही सिर्फ उस वक्त तक हिरासत में लिया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ 2 लोगों की तलाश जारी थी। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि तीनों को हिरासत में लेकर के पूछताछ जारी है। इस घटना के बाद से विपक्ष ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल भी खड़े किए। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और गोली लगने के बाद पूर्व कांग्रेसी सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उनकी मौत हो गई। बिल्कुल, देखिए, एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कल ये खबर जब सामने आई तो सब काफी शॉक थे, क्योंकि अपना एक वर्चस्व महाराष्ट्र में रखते हैं बाबा सिद्दीकी। सलमान और शाहरुख के काफी करीबी माने जाते हैं। कह सकते हैं कि बॉलीवुड हस्तियों के बीच भी अपना एक दबदबा था इनका। मुंबई में विधायक बेटे के दफ्तर के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस मामले में अब तक 3 संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनके खिलाफ लगातार पुलिस जांच कर रही है। कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। देखिए, एनसीपी अजीत गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई में शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा पूर्व के निर्मल नगर में सिद्दीकी को उनके विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर ही गोली मारी गई है। बिल्कुल, तो देखिए, जैसे मेरी सहयोगी पूजा आपको ये अखबार की कटिंग दिखा रही थी, ठीक वैसे ही मैं भी नवभारत टाइम्स की ये कटिंग आपको फ्रंट पेज की दिखा रही हूँ। फ्रंट पेज पर ही इस खबर को तरजीह दी गई है, क्योंकि ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के उन सभी लोगों के लिए थी जो कि बाबा सिद्दीकी को जानते थे। आपको याद होगा कि किस तरीके से हर वर्ष जब भी इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है महाराष्ट्र में, तो वो पहली पार्टी का आयोजन इफ्तार पार्टी का बाबा सिद्दीकी करते थे। और साथ ही साथ न केवल राजनेता बल्कि बॉलीवुड जगत के तमाम बड़े सितारे भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचते थे। और इफ्तार पार्टी के जरिए ही कहीं ना कहीं सलमान और शाहरुख के बीच जो लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी, उसे भी बाबा सिद्दीकी के द्वारा ही खत्म किया गया था, यानी कि उन्होंने ही वो पहल की थी। और ये जानकारी आपको दे दें कि बीते कल की खबर है, जब बांद्रा ईस्ट में शनिवार शाम एक अज्ञात व्यक्ति ने अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस दौरान बाबा सिद्दीकी को गोली लगी थी, उस वक्त उम्मीद जरूर थी कि उनकी जान को बचाया जा सके। जल्दबाजी में उनको लीलावती हॉस्पिटल लेकर के जाया गया था, लेकिन उसी दौरान डॉक्टर्स ने वहां मृत घोषित कर दिया था बाबा सिद्दीकी को। और यह बताया गया कि 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी के पेट में लगी थी। हालांकि जिस दौरान ये पता चला कि 3 लोगों को हिरासत में लिया जाना था, उसमें से 2 लोग तो फरार हो गए थे, एक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, माफ कीजिएगा, हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन अब तीनों को हिरासत में लिया जा चुका है। पूछताछ हो रही है कि किसके इशारों पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा नाम है, एक बड़े वोट बैंक को अपने साथ लेकर के चलते थे। और ऐसे में अगले ही महीने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इसके तहत में एक ये बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है इस वक्त महाराष्ट्र के लिए। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं सुरभि 15 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ाते हुए उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी जाती है। लगातार इन 3 आरोपियों की ओर से, जो संदिग्ध आरोपी है जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उनकी ओर से रेकी की जाती है। और रेकी के दौरान ये सुनिश्चित किया जाता है कि बाबा सिद्दीकी कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं। और जिस दिन हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, उस दिन मौका पाते ही ताबड़तोड़ गोलियां बाबा सिद्दीकी को मार दी गई, जबकि 22 श्रेणी की सुरक्षा उन्हें पहले से ही मुहैया कराई गई थी। इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है और यही कहा जा रहा है कि इस हत्या के पीछे बिश्नोई गैंग है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सलमान के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सलमान के घर के बाहर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है, क्योंकि इससे पहले आपको भी याद होगा सलमान के घर पर भी फायरिंग हुई थी, उनके घर पर हमला हुआ था। और जब मामले की जांच हुई तो मालूम चला कि ये
घटना और कोई नहीं बल्कि खुद बिश्नोई गैंग के आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और बिश्नोई, जो खुद लॉरेंस बिश्नोई ये कह चुके हैं कि वो सलमान खान की हत्या कर रहेंगे, चाहे अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी। हालांकि देखिए, पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाइक से आए 3 युवकों ने सिद्दीकी पर फायरिंग की। 1 गोली उनके सीने और 2 गोली पेट में लगी है। उन्हें तुरंत पास के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बांद्रा में झोपड़पट्टी पुनर्विकास परियोजना को लेकर विवाद चल रहा था। आशंका है कि इसी रंजिश में बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। बांद्रा इलाके में सिद्दीकी का दबदबा था। वो बांद्रा पश्चिम से विधायक चुने जाते थे और उनके पुत्र जिशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व से कांग्रेस के विधायक हैं। तो बिल्कुल देखिए, इसी को लेकर के लगातार हम जानकारी अब तक पहुंचाने का काम कर रहे थे कि किस तरह बाबा सिद्दीकी की जब जान गई तो इस वक्त महाराष्ट्र के लोगों के लिए जहां बहुत ज्यादा इस वक्त ये हैरान कर देने वाली खबर है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में अब ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब इतने बड़े शख्सियत की जान इतनी आसानी से ली जा सकती है, रेकी जिस दौरान हो रही थी, क्या इनपुट्स पहले सुरक्षा बलों को नहीं मिले थे? यहां तक कि ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ है, क्योंकि सुरक्षा में ये चूक का एक बड़ा मामला सामने आया। इसको लेकर के अब कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। दशहरा पर शिवसेना के दोनों गुटों में सियासी घमासान इस वक्त देखने को मिल रहा है और आरोपों की तलवारें दोनों ओर से चल रही हैं। यह खबर आप अमर उजाला के साथ साथ अलग अलग अखबारों में देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। मुंबई में दशहरा के मौके पर शिवसेना और शिवसेना उद्धव गुट ने शक्ति प्रदर्शन किया। बिल्कुल, तो देखिए, शक्ति प्रदर्शन के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले विजयदशमी के मौके पर राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने आजाद मैदान पर पहुंचकर यहां बिना नाम लिए शिवसेना उद्धव गुट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब कुछ लोग खुद को हिंदू बताने में शर्माते हैं। शिंदे ने इस मौके पर अपनी सरकार की जमकर तारीफ भी की। तो बिल्कुल देखिए, महाराष्ट्र में विजयदशमी के मौके पर, क्योंकि आपको याद होगा कि शिवाजी ग्राउंड में यहाँ हर बार रावण दहन भी होता है और साथ ही साथ यहाँ पर रामलीला का मंचन भी किया जाता है। कलाकार इसमें हिस्सा भी लेते हैं और रामायण की प्रस्तुति दी जाती है। लेकिन इसी दौरान इस बार इस कार्यक्रम, इस रैली को लेकर के किस तरीके से एक दूसरे पर हमला किया गया है। दरअसल दशहरा पर शिवसेना के दोनों गुटों में सियासी घमासान जारी है और आरोपों की तलवार एक दूसरे पर खींची जा रही है। देखिए, भगवा रंग बदलने की कोशिश की तो बदल गया चेहरे का रंग, ये शिंदे की ओर से कहा गया, यानी एकनाथ शिंदे ने ये हमला बोला है। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया कि महाराष्ट्र को लुटेरों और डाकुओं के हाथ में नहीं जाने देंगे। यहां तक कि अब ये देखिए कि किस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व से समझौता करने के लिए उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि उद्धव ने भगवा रंग बदलने की कोशिश की तो चेहरे का रंग ही जनता ने बदल दिया है। इससे दिवंगत बाल साहेब ठाकरे को कितनी वेदना होती होगी। लोकसभा चुनाव एक्सीडेंटल था, झूठा नैरेटिव गढ़ा गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र में हरियाणा की पुनरावृत्ति होगी। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गाली देकर हिंदुत्व को छेड़ने से मत आपकी ओर नहीं जाएगा, यह हमला बोला एकनाथ शिंदे ने। तो इस पर जवाब दिया है उद्धव ठाकरे ने। उनके ओर से कहा गया है, हम जैसे जय श्री राम कहते हैं वैसे ही जय शिवराज भी कहेंगे। इसका जो विरोध करेगा उसे महाराष्ट्र में देखेगा। हमारी मांग है कि प्रत्येक राज्य में शिवाजी महाराज का मंदिर बनना चाहिए। उद्धव ने यह कहा कि 106 लोगों के बलिदान से महाराष्ट्र का निर्माण हुआ है और इसे कभी भी मोदी और शाह का महाराष्ट्र नहीं बनने देंगे। आपको याद होगा कि इसी रैली को लेकर के संजय राउत की ओर से भी एक बयान सामने आया था और उन्होंने ये कहा था कि जो एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, वो पार्टी जहां से कंट्रोल होती है उन्हें वहीं जाकर के तमाम कार्यक्रम करने चाहिए, उन्हीं के आदेशों का, क्योंकि वो पालन करते हैं। और ये पार्टी गुजरात से कंट्रोल होती है। यहां तक कि इस पार्टी की पूरी भूमिका भी बीजेपी के नैरेटिव के तहत में सेट होती है। इसी को लेकर संजय राउत ने यह कहा है कि फिर वो अमित शाह या मोदी की ही सुने और गुजरात में ही जाकर के अपनी सरकार चला ले या वहीं तमाम कार्यक्रम कर ले। वो महाराष्ट्र के लोगों को साधने की कोशिशें क्यों करते हैं? तो इसको लेकर के देखिए, सियासी पारा इस वक्त बढ़ा और चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन
दोनों ओर से जहां आरोप प्रत्यारोप तय किए जा रहे हैं, तो देखना यह भी होगा कि विधानसभा चुनाव में नतीजे किसके ओर जाते हैं, जनता किसका साथ देती है। बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों ने जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के सामने न केवल अपना माथा टेका, बल्कि उस दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी जारी रहा। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले हर संभव प्रयास जो है वोटर्स को साधने की वो की जा रही है, और साथ ही कोशिश ये भी की जा रही है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का रिपीटेशन हो, यानी कि सरकार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी बना पाए। क्योंकि जिस तरह जोड़तोड़ की राजनीति के दौरान एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के रिस्क के मूड में नहीं है। अब चाहे उद्धव ठाकरे की हम बात कर ले, आदित्य ठाकरे की बात करें, वो लगातार निशाना तो साधते हैं, लेकिन आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में जो वोटर्स है वो काफी सुस्त नजर आए थे। अब विधानसभा चुनाव होने हैं अगले महीने। विधानसभा चुनाव में आखिर ये वोटर्स कितने एक्टिव नजर आएंगे और किसको वोट देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल देखिए, इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त हर कोई बेहद ही इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को समझ पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन सियासी चाल जिस तरीके से इन दिनों पार्टियां चलने की कोशिश कर रही है, ये सियासी चाल किसके लिए भारी पड़ेगा और किसका साथ देगा ये सियासी चाल, यानी कि किसकी सरकार इस बार बनेगी, इसका इंतजार विधानसभा चुनाव होने और नतीजे आने तक का इंतजार करना होगा। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। आरएसएस राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित संगठन है, पीएम मोदी ने ये कहा है, और दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो फिलहाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देश सेवा में समर्पित योगदान की सराहना की। आरएसएस अपने 100वें साल में प्रवेश कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के स्वयंसेवकों की इसकी शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये भी कहा कि मां भारती के लिए ये संकल्प और समर्पण देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ ही विकसित भारत को साकार करने में नई ऊर्जा भरने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विजयदशमी संबोधन का लिंक भी शेयर किया और इसे सुनने की सिफारिश लोगों से की है। बिल्कुल देखिए, और ये आप देख सकते हैं हेडलाइन जो है दैनिक जागरण में, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं, और साथ ही खबर पर विस्तार से जानकारी भी आगे दूंगी। असंगठित होना अत्याचार को निमंत्रण देना है, मोहन भागवत ने ये कहा है। 99 साल आरएसएस को गठित हुए हो चुके हैं, और इसी के उपलक्ष्य में कल विजयदशमी के दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कई मुद्दों को लेकर बड़े सवाल खड़े किए और कई मुद्दों को लेकर बड़ा बयान भी दिया। देखिए, भागवत ने गणेश विसर्जन पर पथराव की घटनाओं को गुंडागर्दी कहा और कहा कि इसकी इजाजत हम बिल्कुल नहीं देंगे। इसके अलावा देश को कमजोर करने वाली ताकतों से सावधान रहने और एकजुट होकर मुकाबला करने की जरूरत है, ये भी कहा गया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में दुष्कर्म के आरोपियों को बचाना अपराध और राजनीति की मिलीभगत है। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं ने पहली बार एकजुटता का प्रदर्शन किया, जिससे हिंसक हमलों में कमी आई है। गाजा में चल रहे युद्ध पर भी जताई गई चिंता। बोले डीप स्टेट, वोकिज्म और सांस्कृतिक मार्क्सवादी से ये सभी सांस्कृतिक परंपराओं के घोषित दुश्मन है। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जब कल संबोधन दिया और उस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, तो उन्होंने कहा कि धर्म के रास्ते पर चलने का समय अब आ चुका है, हिंदुओं की रक्षा करने का समय आ चुका है। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन सभी की रक्षा भारत सरकार को करना ही होगा। और इसके अलावा ये भी कहा कि अब हिंदुओं के भी संगठित होने का, यानी एक साथ होने का समय आ चुका है। जिस तरह से लगातार गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, उन्होंने महाभारत और रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह माता सीता और द्रौपदी के हरण के दौरान वध किया गया और जो पूरी महाभारत हुई, ठीक वैसे ही आज जो रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसे रोकने का समय आ चुका है। महिलाओं के मान सम्मान को बचाना हर किसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि महिलाओं के सम्मान पर अगर किसी ने घात करने की कोशिश की और उन आरोपियों को बचाया गया, तो ये फिर न केवल सरकार की विफलता है बल्कि देश की भी इसमें किरकिरी होती है। देश का भी सम्मान, या कह सकते हैं कि जो इज्जत है, लोगों के नजरों में जो रेपुटेशन है, वो खराब होती है। और इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए
जो युद्ध चल रहा है उसमें भी मोहन भागवत ने अपना योगदान देते हुए कहा कि अब शांति कायम करने का समय आ चुका है। आगे और क्या किन बातों का जिक्र किया आपको बताते। देखिए, नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में विजयदशमी के दिन यानी कि कल आयोजित कार्यक्रम में सर संघचालक मोहन भागवत ने हिंदुओं से संगठित और सशक्त होने की अपील की, जो अभी मैंने कुछ देर पहले भी आपको बताया। बांग्लादेश में हाल में हुए हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्बल और असंगठित होने का मतलब अत्याचार को निमंत्रण देना है। तो बिल्कुल देखिए, जैसे मेरे सहयोगी पूजा आपको ये पूरी खबर डिटेल में बता रही थी, वैसे ही आप ये देखिए कि अमर उजाला में भी इस खबर को जगह दी गई है और साथ ही साथ नवभारत टाइम्स में भी इस खबर को जगह दी गई है, क्योंकि ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। दरअसल विजयदशमी का मौका था और विजयदशमी के मौके पर ही इससे पहले आपने आरएसएस का वो कार्यक्रम भी देखा, जिसमें कि आरएसएस भी कहीं ना कहीं अपनी उस खुशी को जाहिर करने की कोशिश आरएसएस की ओर से की गई। 100 साल बहुत जल्द पूरे करने वाले हैं और इसको लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस मंच पर नजर आए थे तो सबसे पहले तो शुभकामनाएं दी और साथ ही ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 99वां स्थापना वर्ष मना रहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को बधाई देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र किया कि देश सेवा में समर्पित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और अविरल यात्रा के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर समस्त स्वयं सेवकों को मेरी हार्दिक बधाई यानी कि ये शुभकामनाएं दी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि किस तरीके से भारत के लिए भी आरएसएस की ओर से कई पहल किए गए हैं और एक ने किया है सब जिम्मेदार, ऐसा मानना पूरी तरह गलत, क्योंकि ये मोहन भागवत की ओर से कहा गया था और मोहन भागवत ने ये इस ओर भी इशारा किया था कि अगर कोई भी देश को बांटने की कोशिश करता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो पूरी तरीके से गलत हो जाता है, लेकिन इसके खिलाफ भी अपनी आवाज उठाई जानी चाहिए। यहां तक कि हिंदुओं की सुरक्षा की बात जहां उन्होंने भारत में की, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर भी उन्होंने चर्चा की और जिक्र किया कि वहां भी भारत सरकार को आवाज उठानी चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय जो कि हिंदुओं का समुदाय है और भी कुछ ऐसे समुदाय जो कि बांग्लादेश में इस वक्त रह रहे, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए भारत सरकार को भी और उनके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे सुरभि। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हम आपको ये जानकारी दे रहे थे कि कैसे आरएसएस इस पूरे मामले को लेकर के अपनी आवाज बार बार उठा रहा है और इसी के तहत में ये मांग कर रहा है कि भारत सरकार भी मदद करे और इसी के तहत अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात हरियाणा से जुड़ी हुई करेंगे। दरअसल नायब सरकार का शपथ समारोह अब 17 को होने जा रहा है। तो फिलहाल देखिए, ये खबर हम आपको बता रहे हैं हरियाणा से जुड़ी हुई। हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होने वाला है, यानी पंचकुला सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। खास बात यह है कि पीएम मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बिल्कुल देखिए, नायब सिंह सैनी ये वो नाम है जो दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा की कमान संभालेंगे। युवा नेता हैं जिनका शपथ ग्रहण समारोह होगा 17 तारीख को। और देखिए, फिलहाल हम पूरी जानकारी आपको दे दें। पंचकुला के दशहरा मैदान में सुबह 10 बजे समारोह होगा। गृह मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह होना है क्योंकि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीते हुए इस बार बहुमत का आंकड़ा तय किया है। हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अब 17 अक्टूबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी की ओर से शपथ ग्रहण समारोह की आधिकारिक घोषणा जो है वो कर दी गई है और अब 17 अक्टूबर को हरियाणा को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। असंगठित होना अत्याचार को निमंत्रण देना है, मोहन भागवत ने यह बयान दिया है और इस खबर को तरजीह अलग अलग अखबारों में दी गई है। देखिए, नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में विजयदशमी कार्यक्रम में आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने हिंदुओं को संगठित और सशक्त होने की अपील की और बांग्लादेश में हाल में हुए हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र किया। तो बिल्कुल देखिए, इससे पहले भी हम आपको इस खबर से जुड़ी हुई जानकारी ये दे रहे थे कि मोहन भागवत ने कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की, जहां इजराइल में जिस तरीके से इस वक्त युद्ध के हालात है, इजराइल युद्ध का भी जिक्र किया, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के जैसे हालात है उसका भी जिक्र किया है और हिंदुओं को असंगठित न होने के लिए कहा है, लेकिन एकजुटता बनाए रखने के लिए उन्होंने ये कहा है। भागवत ने गणेश विसर्जन पर पथराव की घटनाओं को बताया गुंडागर्दी, कहा इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। देश को कमजोर करने वाली ताकतों से सावधान
रहने और एकजुट होकर के मुकाबला करने की जरूरत है, ये भी मोहन भागवत की ओर से कहा गया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में दुष्कर्म के आरोपियों को बचाना अपराध और राजनीति की मिलीभगत भी मोहन भागवत ने करार दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं ने पहली बार एकजुटता का प्रदर्शन किया, जिससे कि हिंसक हमलों में कमी आई है। अगर आवाज ना उठाई जाती तो फिर ऐसा नहीं होता, ये मोहन भागवत ने कहा। और गजा में चल रहे युद्ध पर भी चिंता जताते हुए उन्होंने ये कहा है कि डीप स्टेट, वोकिज्म और सांस्कृतिक मार्क्सवादी ये सभी सांस्कृतिक परंपराओं के घोषित दुश्मन है, इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो कई बड़े मुद्दों को लेकर के मोहन भागवत ने अपनी बात रखी। चले रुक करते अगली खबर की ओर। बीजेपी आतंकियों की पार्टी है, करते हैं लिंचिंग और अत्याचार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान को दिया है। तो फिलहाल अमर उजाला के साथ अलग अलग अखबारों में इस खबर को आप देख और पढ़ पाएंगे। अमर उजाला, दैनिक जागरण और कई बड़ी अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी पार्टी को अर्बन नक्सल गिरोह द्वारा चलाए जाने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणी को लेकर पलटवार करते हुए ये कहा कि बीजेपी आतंकवादियों की पार्टी है। खड़गे ने आरोप लगाया कि लिंचिंग करते हैं, लोगों को पीटते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों पर अत्याचार करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां संवाददाता सम्मेलन में मोदी की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर यह कहा कि मोदी प्रबुद्ध और गतिशील लोगों को अर्बन नक्सल बोल रहे हैं, वो कांग्रेस को भी ऐसे ही अर्बन नक्सल कहते हैं। देखो, बीजेपी आतंकियों की पार्टी, करते हैं लिंचिंग और अत्याचार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी को अर्बन नक्सल गिरोह से संचालित बताए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आतंकियों की पार्टी है। खड़गे ने कहा वो लिंचिंग करते हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति यानी कि SC ST समुदाय के लोगों पर अत्याचार करते हैं। खड़गे ने कहा है कि मोदी हमेशा ये करते हैं, अब भी यही कर रहे हैं। अब तक वो चुप बैठे थे, थोड़ी जान आने बाद वो फिर से बोल रहे हैं। वो प्रबुद्ध और प्रगतिशील लोगों को अर्बन नक्सल बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के मुंह में। तो बिल्कुल देखिए, ये खड़गे का बयान है। और जब खड़गे यहाँ पर हरियाणा चुनाव को लेकर के मिली हार को लेकर उन्होंने कहा कि हम इस पर मंथन करेंगे, तो ये जो आप ब्लू लाइन में हाईलाइटेड देख रहे हैं, यहाँ पर उस बयान को भी कोट किया गया है। जब प्रधानमंत्री को किस तरीके से ये कहा है कि प्रधानमंत्री भी बार बार अर्बन नक्सलाइट का जिक्र करते हैं, यहाँ तक कि पूरी पार्टी ही कहीं ना कहीं आतंकियों को समर्थन देती है और वो अपनी पार्टी पर ध्यान ना देते हुए दूसरी पार्टियों पर हमले करते हैं, ये खड़गे की ओर से कहा गया है। बहरहाल खबरें अभी भी जारी हैं, यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते खबरों की ओर। श्री राम का राज तिलक करने के बाद बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, संगठित रहेंगे तो ही स्वयं और देश को सुरक्षित रख पाएंगे। तो दैनिक जागरण के साथ साथ अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। साथ ही देखिए, विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से पारंपरिक तौर पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हुए थे। आस्था के रथ पर सवार गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरे रास्ते श्रद्धा और समरसता के फूल बरसते रहे। उमंग, उल्लास और उत्साह के लहरों के बीच शोभा यात्रा का रास्ते भर में जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया गया। फूलों से सजे नए रथ पर गोरखनाथ मंदिर के महंत के पारंपरिक परिधान में शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे गोरक्ष पीठाधीश्वर का तो फिलहाल देखिए, ये हम आपको हेडलाइंस भी दिखा रहे हैं, इस अखबार की कटिंग है और ये आप अमर उजाला, दैनिक जागरण में भी इस खबर को आप देख पाएंगे। और साथ ही साथ देखिए, ये विजयदशमी के मौके के पहले की तस्वीरें हैं, जब योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे और यहाँ किस तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र एक बार फिर से कहा, संगठित रहेंगे तो ही स्वयं और देश को सुरक्षित रख पाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट उस दौरान दिया गया है जब गोरखनाथ मंदिर में यहाँ पहुंचे हुए थे। और यहाँ भी हर वर्ष इसी तरह रामलीला का आयोजन किया जाता है। राम, लक्ष्मण और सीता के स्वरूप में यहाँ पर कलाकार विराजमान होते हैं और ऐसे में हर बार मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में पहुंचते हैं
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो संगठित न रहने से ही मंदिरों को अपवित्र करने का दुस्साहस कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये भी योगी आदित्यनाथ ने कहा है। सनातन समाज को साजिश के तहत बांटने वाले विषाणु आज भी मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने सीधा कटाक्ष उन लोगों पर किया है जो कि धर्म और जाति के आधार पर नेता जो खास तौर पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। इससे पहले आपको वो स्टेटमेंट जरूर योगी आदित्यनाथ का याद होगा जब योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि अगर आप एक ऐसे बड़ी विपक्षी पार्टी का, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा था कि एक बड़ी विपक्षी पार्टी जो देश की है, जिसे हर कोई जानता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति इस बात के तहत में करती है कि कैसे लोगों को बांटने का काम किया जा सके, लेकिन सिर्फ हिंदुओं को बांटने का काम किया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी फोकस किया कि क्या मुसलमानों में अलग अलग जाति के लोग नहीं होते हैं, लेकिन कभी भी ये पार्टी मुसलमानों के जातियों को लेकर कोई सवाल नहीं करती है, ना ही उस जाति को लेकर के किसी तरीके के विकास की बात कहती है। लेकिन बात जब हिंदुओं की आती है तो हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की जाती है, जाति जनगणना करवाने की मांग की जाती है। बिल्कुल, देखिए, हिंदूवादी नेता के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है, महंत भी हैं, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का इस तरह का बयान हर बार चर्चाओं का विषय बनता है। इससे पहले आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे, यानी अगर आप अपने हिंदुत्व से बटते हैं या फिर आप छिटकते हैं तो आप ये याद रखिए कि एकता में ही ताकत है, ना कि अलग अलग रहने में। ऐसे में हिंदुओं पर प्रहार करना दूसरे समुदाय के लिए या फिर किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी जो दूसरे समुदाय को विशेष लाभ पहुंचाना चाहती है उनके लिए और आसान हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से देखिए बयान दिया है कि संगठित रहोगे तो ही आप अपनी और देश की सुरक्षा कर पाओगे। विजयदशमी के दिन ये बयान दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ये मैसेज भी देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति जो की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंदुओं को अब ये समझने का वक्त आ चुका है कि आपका एकजुट होना, एक दूसरे का साथ देना कितना जरूरी है अगर आप खुद को और ताकतवर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए। और इसी के साथ हम अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजनाथ सिंह को लेकर भी, क्योंकि रक्षा मंत्री है और ऐसे में कई ऐसे अब तक हमने उदाहरण देखे जब राजनाथ सिंह ने भारत के लिए और रक्षा क्षेत्र के लिए अपने बढ़ चढ़ करके उस योगदान को दिखाया। यानी बीआरओ की 75 ढांचागत परियोजनाएं इस बार राष्ट्र को समर्पित राजनाथ सिंह की ओर से की गई है। बिल्कुल, तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को 2236 करोड़ की जो सौगात है वो दी है। और देखिए, ये खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे दैनिक जागरण में ये जो हेडलाइन है इसे तरजीह दी गई है। साफ तौर पर इसमें बताया गया बीआरओ की 75 ढांचागत परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कर दी गई है, जिसके जरिए अब और ज्यादा रक्षा क्षेत्र में भारत मजबूत होगा, और न केवल मजबूत होगा बल्कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का हर बार एक बयान जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जरूर देते हैं। वो कहते हैं, देखिए, विजयदशमी के मौके पर उन्होंने शस्त्र पूजा की थी और उस दौरान भी उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत ही शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर आप सोते हुए सांप को छेड़ेंगे तो वो फन तो जरूर फैलाएगा। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को 2236 करोड़ रुपए की लागत वाली सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की 75 बुनियादी ढांचागत परियोजना को राष्ट्र को वर्चुअली माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में समर्पित किया। और इन परियोजनाओं में 22 सड़कें, 51 पुल और 2 अन्य शामिल हैं। ये 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। इनमें 19 परियोजनाएं जम्मू और कश्मीर, 18 अरुणाचल प्रदेश, 11 लद्दाख, 9 उत्तराखंड, 6 सिक्किम, इसके अलावा 5 हिमाचल प्रदेश, 2 बंगाल और राजस्थान, और एक परियोजनाएं नागालैंड, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी हुई है। तो बिल्कुल देखिए, जैसे मेरे सहयोगी आपको ये जानकारी दे रही थी कि कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हर बार ये प्रयास करते हैं कि कैसे दुश्मन देशों के खास तौर पे ये सबक सिखाने का काम किया जाए, ताकि रक्षा क्षेत्र को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए भी ये सम्मान की बात भी होगी। और साथ ही साथ जो पहले
फ्री हैंड देने का काम 2014 के बाद से आर्मी को किया गया। ऐसे में डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत इन दिनों भारत की ओर से किया जा रहा है। रक्षा बजट पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो जिस तरीके का इतिहास रहा है उस इतिहास को रिपीट ना करते हुए ये कोशिश की गई है कि कैसे रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा फोकस किया जा सके। और उस बजट को अब आज के मुकाबले अगर आप देखते हैं तो आज की तस्वीर ज्यादा अच्छी और ज्यादा बेहतरी की ओर इशारा करती है, क्योंकि बजट को भी बढ़ावा दिया गया है। और इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर हथियारों का पूरी ताकत से इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अब का जो भारत आपको दिखाई देता है वो भारत सहने वाला नहीं लेकिन जवाब देने वाला है। अगर आपने भारत की ओर उंगली की तो फिर खामियाजा भी भुगतना होगा। और ये अब तक आप कई बड़े नेताओं से सुन चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया, गृह मंत्री को भी आपने सुना, अमित शाह की ओर से भी ऐसे बयान दिए गए, प्रधानमंत्री भी खुले तौर पर यह अब कहते हैं। और एक नारा दिया गया था कि घर में घुसकर मारने वाला ये भारत है। यानी आज की ये तस्वीर भारत की बदल चुकी है, वो सहेगा नहीं, जवाब देगा। इसके लिए तैयार रहिएगा अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं, किसी तरह भारत को छेड़ने की कोशिश करते हैं तो। बहरहाल खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई करेंगे, क्योंकि राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेकर के चल रहे आपकी सरकार, ये केजरीवाल की ओर से कहा गया है और राम राज्य को ध्यान में रखते हुए ये कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए दशहरे के अवसर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चिराग दिल्ली में आयोजित रामलीला मैदान कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गदा देकर उनका स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने रावण दहन का मंत्र मुग्ध कर देने वाला मंचन देखा। चिराग दिल्ली में आयोजित रामलीला और दशहरा उत्सव में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से देश और दिल्ली के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं। और इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि भगवान राम के राम राज्य की अवधारणा पर चलकर दिल्ली में आपकी सरकार चला रहे हैं। राम राज्य से प्रेरणा लेकर दिल्ली में मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा, इलाज, महिलाओं को बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। तो देखिए फिलहाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया है जब वो विजयदशमी के दिन वो पहुंचे थे और वहां पर रावण दहन के दौरान उन्होंने बयान दिया कि आम आदमी पार्टी ने लोगों के लिए, जनता के लिए बेहतर काम किया है और आगे भी ये काम जारी रहेगा। और बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं या योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं सरकार की ओर से, ताकि लोगों को लाभ मिल सके, लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके। राम राज्य से प्रेरणा लेकर दिल्ली में मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा, इलाज, महिलाओं को बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की सुविधा दी जा रही है। तो बिल्कुल देखिए, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जो कि कभी ये कहा करती थी बीजेपी को लेकर खासतौर पर कि बीजेपी अपनी तुलना रामायण काल से करती है, बीजेपी अपनी तुलना भगवान श्री राम से करती है, बीजेपी अपनी तुलना भगवान राम के पूरे परिवार और उस राज्य से करती है। लेकिन ये वही आम आदमी पार्टी है जो अब उसी हथकंडे को अपना रही है और ये कह रही है कि राम राज्य के आधार पर हम दिल्ली में विकास करेंगे। साथ ही साथ आपको वो समय भी याद होगा जब दिल्ली में जब सियासी तख्ता पलट हुआ, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया रहे अरविंद केजरीवाल जब सलाखों के पीछे गए, मांग की जाने लगी इस्तीफे को लेकर, इस्तीफा जब उन्होंने दिया, जेल से बाहर आने के बाद आतिशी को सीएम पद सौंप दिया गया। तो ऐसे में एक कुर्सी खाली छोड़ते हुए उस दौरान भी रामायण को जोड़ा गया था और यह कहा गया था कि जैसे भारत ने श्री राम के वनवास जाने के वक्त एक कुर्सी को खाली छोड़ दिया था, उन्होंने गद्दी नहीं संभाली थी, मैं भी तब तक इंतजार करूंगी जब दिल्ली का बेटा सही तौर पर मुख्यमंत्री दोबारा से चुन करके इस गद्दी को संभालने के लिए वापस ना लौट आए, तब तक ये मेरी बगल की कुर्सी खाली रहेगी। और इसी के तहत में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह रामायण काल से अब दिल्ली के विकास को भी जोड़ने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा रही है। फिलहाल ये सियासत तो जारी है, अब दिल्ली की सियासत और किस ओर मुड़ती है इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी भी चुनावी मोड में अभी से नजर आ रही है और इस बार का दिल्ली का चुनाव और ज्यादा खास होने वाला है। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। 5 साल में इस दशहरे पर सबसे साफ रही दिल्ली की हवा। जी हां, दैनिक जागरण, अमर उजाला सहित कई अलग अलग अखबारों में इसे तरजीह दी गई है।
तो प्रदूषण का स्तर शनिवार को सामान्य स्तर पर बना रहा और इसके अगले 3 दिनों तक भी इसी स्तर पर रहने की संभावना है। वायु प्रदूषण के लिहाज से इस बार 5 सालों का सबसे साफ दशहरा भी रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार कल राजधानी का AQI 155 रहा और मुख्य प्रदूषण PM10 और PM 2.5 रहे। फरीदाबाद का AQI 109 रहा, गाजियाबाद का 177, ग्रेटर नोएडा का 150, गुरुग्राम का 120 और नोएडा का 136 रहा। आपको ये जानकारी दे दें कि जब AQI का पैमाना मापा जाता है और ये कहा जाता है कि अगर 300 के आंकड़े को ये AQI पार कर जाता है तो ऐसे में ये घातक श्रेणी की ओर बढ़ जाता है। बिल्कुल देखिए, और दिल्ली में 5 साल में इस दशहरे पर सबसे साफ रही हवा, AQI 155 दर्ज किया गया है। दशहरे के दौरान बीते 5 साल में दिल्ली की हवा सबसे साफ रही और इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है यानी AQI 155 पर रहा। ये साल 2020 के बाद सबसे कम AQI है और हालांकि रविवार को AQI बढ़ने की आशंका है। दशहरे पर शनिवार को दिल्ली NCR में बड़ी संख्या में पुतलों का दहन किया गया। दिल्ली सरकार द्वारा सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध की वजह से बड़ी रामलीला समितियों ने पुतलों में पटाखे नहीं लगाए थे। हालांकि गली मोहल्ले में रावण के पुतलों में पटाखों की आवाज जरूर सुनाई दी। वहीं NCR की भी बात करें तो यहां पर भी बड़ी संख्या में पुतला दहन किया गया, पटाखों का इस्तेमाल भी किया गया। हवा की दिशा बदलने से हवा मध्यम श्रेणी में बरकरार है। ऐसे में हवा 12 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिमी से उत्तर पूर्वी दिशा से चली है। साथ ही रविवार को हवा विभिन्न दिशा से 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, AQI लेवल जो है अलग अलग जगहों का वो हम आपको बता देते हैं। अगर हम बात करें फिलहाल फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में AQI लेवल जो है 109 रहा, मध्य श्रेणी में रहा। साथ ही गाजियाबाद में 177, ग्रेटर नोएडा में 150, नोएडा में 136 और गुरुग्राम में 120 AQI लेवल दर्ज किया गया है। तो बिल्कुल देखिए, इस खबर को अलग अलग अखबारों ने जगह दी है और साथ ही साथ हम बात करें कि कैसे AQI दिल्ली में इस बार साफ रहा है, यानी कि 300 के आंकड़े को पार नहीं किया है। और इसी के तहत में कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि ये दशहरा क्योंकि इस बार प्रदूषण मुक्त रहा है, तो क्या दिल्ली में इस बार पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी? क्योंकि हर बार दिल्ली को लेकर दिवाली को लेकर भी, माफ कीजिएगा, सियासत हाई रहती है और इस बार अब इसी का इंतजार हमें करना होगा कि किस तरीके की तस्वीर दिखाई देती है। क्या इस बार भी पटाखे बैन होंगे दिवाली पर, उस तरीके से आप पटाखे नहीं चला पाएंगे या अनुमति मिलती है? चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। दुर्गा पूजा संपन्न हो चुकी है और आज सिंदूर खेला किया जाएगा। बंगाली समुदाय में दुर्गा पूजा के दशमी में प्रांत घाट विसर्जन के समय सिंदूर खेला की पौराणिक परंपरा है और इस सिंदूर खेला में सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उनके सुहाग के लंबी आयु की कामना करती हैं। बंगाली समुदाय की महिलाओं द्वारा विजयदशमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन से पूर्व महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला की रस्म अदा की गई। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला और अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए माता को विदा किया। हालांकि ये क्षण थोड़ी देर के लिए भावुक था। सिंदूर खेला के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा कालाढूंगी रोड से होते हुए रानी बाग पहुंची, जहां पर गार्गी नदी में मैया की मूर्ति का विसर्जन किया गया। तो बिल्कुल देखिए, विजयदशमी के मौके पर हर साल इसी तरीके की तस्वीर हम देखते हैं, क्योंकि 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा के जब 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है तो अंतिम दिन जो होता है यानी कि नवमी और विजयदशमी, आपको खासतौर पर बंगाल और बंगाली समुदाय के बीच में ये तस्वीर दिखाई देगी जब अंतिम दिन माँ की विदाई की जाती है। तो ऐसे में जो सुहागन औरतें होती हैं वो एकजुट होती हैं माँ के प्रतिमा के सामने और साथ ही माँ को सिंदूर लगाने के साथ साथ अब एक दूसरे को भी महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और साथ ही मांग भी बढ़ती है, गालों पर भी सिंदूर लगाए जाते हैं और इसे ही सिंदूर खेला का नाम दिया जाता है। ये इस वजह से किया जाता है क्योंकि माँ दुर्गा से ये तमाम महिलाएं
अपनी सुहाग के लिए कामना करती हैं, प्रार्थना करती हैं और साथ ही साथ इसी उम्मीद के साथ में ये सिंदूर खेला का आयोजन हर साल किया जाता है और हर पंडालों में आपको ये तस्वीर दिखाई देगी ताकि उनके पति को दीर्घायु प्राप्त हो सके। और ऐसे में नवरात्रि के इस दिन का इंतजार हर महिला करती है, खासतौर पर जब आप बंगाली समुदाय के बीच में जाएंगे तो इसकी खूबसूरती आपको देखते ही बनेगी। इसी के साथ खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात बंगाल को लेकर कर लेते हैं। ममता सरकार की ओर से कहा गया कि डॉक्टरों का सामूहिक इस्तीफा वैध नहीं माना जा सकता है, व्यक्तिगत रूप से देना होगा इस्तीफा। तो फिलहाल देखिए ये खबर अमर उजाला, दैनिक जागरण और कई बड़ी अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है क्योंकि यह खबर बेहद बड़ी है। सरकार ने कल ये कहा था कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर द्वारा दिए गए सामूहिक इस्तीफे को वैध नहीं करार दिया जा सकता, इसे सेवा नियमों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बता दें कि कुछ दिनों पहले सरकारी अस्पतालों के कई डॉक्टर ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षरित इस्तीफा पत्र सरकार को सौंप दिया था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई स्नातकोत्तर प्रशिक्षु के लिए न्याय की मांग को लेकर के राज्य में पिछले काफी समय से डॉक्टर आंदोलनरत है। वहीं दूसरी ओर जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वरिष्ठ डॉक्टरों ने इनके समर्थन में ये इस्तीफा दिया था, लेकिन इस बीच खबर ये भी आई कि कुछ डॉक्टर जो अनशन पर बैठे हुए उनकी तबीयत बिगड़ गई है। बिल्कुल देखिए, बंगाल सरकार ने कहा डॉक्टरों का व्यक्तिगत इस्तीफा ही स्वीकार किया जाएगा। तो बंगाल की ममता सरकार ने शनिवार को कहा कि सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों का सामूहिक इस्तीफा वैध नहीं माना जाएगा। अगर व्यक्तिगत तरीके से आप इस्तीफा देना चाहते हैं तो ही उसे स्वीकार किया जाएगा। इस्तीफा सेवा नियमों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया जो रिजाइन है या रेजिग्नेशन लेटर है उसे स्वीकार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में न्याय की मांग करते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के कई चिकित्सकों ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षरित त्यागपत्र सरकार को सौंपा था, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। सरकार का कहना है अगर आप व्यक्तिगत तरीके से देते हैं तो आपके रेजिग्नेशन लेटर को स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन अगर आप सामूहिक तौर पर इस्तीफा देते हैं तो इसे ना तो बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही स्वीकार किया जाएगा। बहरहाल खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। तमिलनाडु का हादसा बालासोर जैसा है, एक्सपर्ट बोले टक्कर से पहले ट्रेन ने पकड़ा गलत ट्रैक। तो फिलहाल देखिए ये नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज पर बिल्कुल नीचे की ओर ये खबर छपी हुई आपको दिखाई देगी और फिलहाल ये तस्वीर जरा हम आपको दिखा देते हैं एक बार। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जैसे बालासोर में ये हादसा हुआ था ठीक उसी प्रकार का यह हादसा रहा था। दरअसल दरभंगा एक्सप्रेस जो कि एक खड़ी मालगाड़ी में टकरा गई थी और लूप लाइन पर चले जाने की वजह से पूरा हादसा हुआ और ये बताया गया कि इसमें 19 लोग बुरी तरीके से घायल हुए थे। और इसी को लेकर के एक्सपर्ट्स की ओर से भी कहा गया है कि यह हादसा ना होता अगर तमिलनाडु में जो हादसा हुआ वो बालासोर जैसा रहा, क्योंकि गलत ट्रैक पकड़ लिया गया था। बालासोर में भी आपको याद होगा कि किस तरीके से एक गलत सिग्नल के वजह से गलत ट्रैक पकड़ा गया था और इसी के तहत में यह हादसा हुआ, यानी दो ट्रेनें आपस में ही भिड़ गई थी और ये दोनों ट्रेनें बहुत रफ्तार के साथ आ रही थी। जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ था उस दौरान कई लोगों की जान भी गई थी, बेहद ही भयावह दृश्य। लेकिन यहाँ गनीमत सिर्फ ये रही कि किसी की जान जाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर बात सामने आई थी कि 19 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। इसको लेकर एक्सपर्ट्स की टीम भी लगातार कई बातों को लेकर के चर्चाएं कर रही हैं और रेलवे अधिकारियों की ओर से भी ये कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर के जांच की जाएगी। बिल्कुल देखिए, और ट्रेन हादसे को लेकर लगातार मामले में जांच इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि इस तरह के हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते हादसों के बीच जो बेकसूर लोग हैं उनकी जान जा रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ट्रेन हादसे ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन पहले से ऐसा प्लान तैयार रखे या प्रबंध ऐसा किया जाए कि इन हादसों को बढ़ने से रोका जा सके। बहरहाल हम बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। महापंचायत में शामिल होने पर दर्ज होगा केस, दासना मंदिर विवाद। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद के समर्थकों की महापंचायत आज डासना के देवी मंदिर में होनी है और पुलिस ने इस महापंचायत के लिए अनुमति नहीं दी है। अफसर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर महापंचायत की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी साफ कर दिया गया है कि मुकदमा सिर्फ आयोजकों पर नहीं बल्कि महापंचायत में शामिल होने वाले लोगों पर भी दर्ज होगा।
बिल्कुल, देखिए डासना के देवी मंदिर में आज होगी महापंचायत। लोगों को इकट्ठा होने से रोकने की कोशिश पुलिस की ओर से की जाएगी। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के समर्थकों की महापंचायत आज डासना के देवी मंदिर में होगी। पुलिस ने इस महापंचायत के लिए अनुमति नहीं दी है। हालांकि अफसर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर महापंचायत की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। ये भी साफ कर दिया गया है कि मुकदमा सिर्फ आयोजकों पर ही नहीं बल्कि महापंचायत में शामिल होने वाले लोगों पर भी दर्ज किया जाएगा। पुलिस की तैयारी महापंचायत के लिए लोगों को इकट्ठा नहीं होने देने की है। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का, जहां पर मदरसों की फंडिंग बंद करे राज्य सरकार। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसों और मदरसा बोर्ड का सरकारी फंडिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन्हें सरकारी अनुदान बंद कर देना चाहिए। शीर्ष बाल अधिकार संस्था ने मदरसे के कामकाज को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए ये भी कहा कि मदरसा बोर्ड भी बंद होना चाहिए। तो फिलहाल देखिए दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है और साथ ही साथ ये खबर मैं आपको इस वक्त दिखा भी रही हूँ। बिल्कुल फ्रंट पेज पर कॉर्नर में अगर आप इस खबर को देखेंगे तो बेहद ही बारीकी के साथ में इस खबर को देखिए। आप हेडलाइन के साथ में देख सकते हैं, मदरसे की फंडिंग बंद करे राज्य सरकारें। तो राज्य सरकार की ओर से जो मदरसों में फंडिंग जाती है उसको लेकर के कई सवाल इससे पहले खड़े किए जा चुके थे। इसी को लेकर के अब ये कहा गया, आयोग ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी के तहत ही ये कहा है कि राज्य सरकार इस फंडिंग पर रोक लगाए। कहा है कि मदरसों को आरटीआई से छूट देने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रहते हैं बच्चे, क्योंकि मदरसों के जो फंडिंग जाती है, मदरसों में जा रही फंडिंग को लेकर के किसी प्रकार के यहाँ पर आरटीआई की संभावनाएं भी नजर नहीं आती है। और इसी को लेकर के कहा जाता है कि अगर इस तरीके की व्यवस्था ठीक तुरंत नहीं की जाती है तो जो बच्चे अपनी शिक्षा के लिए मदरसों में जाते हैं लेकिन उनका ब्रेन वॉश करने का काम कर दिया जाता है, उन फंड्स का इस्तेमाल कहीं और अन्य जगहों पर किया जाता है। और इसी के तहत पहले उस फंड की जांच होनी चाहिए, उस फंड का इस्तेमाल कहां कहां हो रहा है, कैसे ये फंड आ रहा है, इसी के तहत में आगे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाना चाहिए। लेकिन तब तक के लिए इस पर रोक लगाया जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है और यही इस चिट्ठी में मांग की गई है राज्य सरकारों से। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। जामनगर के जाम साहब बनेंगे अजय जडेजा और अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। गुजरात के जामनगर के जाम साहब बनेंगे और देखिए ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, अमर उजाला में खबर छापी गई है। हेडलाइन भी हम आपको दिखा रहे हैं जो तरजीह दी गई है, जामनगर के जाम साहब बनेंगे अजय जडेजा। महाराजा देखिए, महाराजा शत्रुशल सिंह के पूर्व क्रिकेटर को घोषित किया उत्तराधिकारी। तो गुजरात में जामनगर के नाम से मशहूर पूर्ववर्ती नवानगर रियासत के महाराजा शत्रुशल्य सिंह जडेजा ने अपने भतीजे और पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। और 53 साल के जडेजा ने 1992 से 2000 के बीच भारत के लिए 196 वनडे और 15 टेस्ट मैच खेले। तो बिल्कुल अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और ये खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई है। सूर्य और संजू ने बांग्लादेश के छुड़ाए हैं छक्के। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि ये खबर आप हर बड़े अखबारों में देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक सेक्शन होता है जहां पर इस खबर को आप पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं। और इसी को लेकर बांग्लादेश से जो मैच हुआ था, भारत की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन इस मैच में देखा गया। बिल्कुल, देखिए भारत ने हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 में रिकॉर्ड्स की बरसात कर दी है। भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज के बाद बांग्लादेश का टी20 में भी सूपड़ा साफ कर दिया है। भारत ने टी20 सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की और जीत के हीरो रहे संजू सैमसन ने 40 गेंदों पर सेंचुरी लगाई और टी20 में सेंचुरी लगाने वाले भारत के पहले ही विकेट कीपर वो बन गए हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बेहद ही शानदार तस्वीर रही है, क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस भी इतना ही शानदार था। और इसी अच्छी खबर के साथ में फिलहाल इस बुलेटिन का अंत हम करेंगे। कल फिर होगी आपसे मुलाकात सुर्खियां अखबार की में और अलग अलग खबरों से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।